जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। वालेकुम ओके, सलाम। थैंक यू बेटा। आप लोगों का अगर कोई कंसर्न है शेयर कर लें, अदरवाइज फिर आगे कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। सो आई थिंक सो कि आप इसको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाह रहे हैं तो सर सर मैंने पूछा था, आपने लैब 4 की कोई सबमिशन डेट नहीं दी है अभी तक। कर लेंगे। लैब 4 अब काफ़ी पुरानी हो गई है, अब उसको मैं चाह रहा हूँ कि देख लेंगे किसी वक्त। ठीक है। ओके सर। अच्छा जी। ओके स्टूडेंट्स, फाइल हैंडलिंग का टॉपिक टेक्स्ट फाइल्स की हद तक तो ऑलमोस्ट कवर हो गया है। आपको उसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज करनी है, तो उस हवाले से मैं एज अ असाइनमेंट आपको कुछ विद इन अ डे और टू दे दूंगा। तो जब आप वो कर लोगे तो उससे आपको कुछ बेटर डीप इनसाइट जो है वो फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड मिल जाएगी। फाइल हैंडलिंग ऑफ टेक्स्ट फाइल्स। तो इसके अलावा जो मेरी लास्ट लैब है उसमें बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को आप डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे तो तब भी आपको फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड अच्छी जो है वो जो इंसाइट मिल जाएगी। ठीक है। सो फाइल हैंडलिंग के बाद अब कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, तो उनको वन बाय वन लेके चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो आज मैं आपके सामने ये एक सिचुएशन रख रहा हूँ। ये एक बहुत सिंपल सा फंक्शन है। ये फंक्शन का नाम है डिवाइड। इसको दो पैरामीटर्स मिलते हैं। पहले पैरामीटर को मैंने नाम नम का दे दिया फॉर न्यूमरेटर, और दूसरे को मैंने नाम डेन का दे दिया फॉर डिनोमिनेटर। और इस फंक्शन को अगर दो फ्लोट पैरामीटर मिल रहे हैं तो ये दो उनको डिवाइड करके उन दोनों को जो आंसर आता है उसे रिटर्न कर देता है। ये जो दो पैरामीटर्स हैं ये फ्लोट से हटके कुछ भी हो सकते हैं जहां पर तक डिवीजन जो है वो पॉसिबल है। तो हो सकता है कि ये एक इंट हो, ये भी एक इंट हो, और ये पॉसिबली फ्लोट या इंट हो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। बड़ा बड़ा ये एक सिंपल सा सिनेरियो है, ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं है। ठीक है। तो हम इसको कॉल यूं कर सकते हैं, सी आउट डिवाइड 6,2। तो नेचुरली ये डिवाइड फंक्शन जब कॉल होगा तो 6 न्यूमिनेटर को पास हो जाएगा, 2 डिनोमिनेटर को पास हो जाएगा, और ये फंक्शन 6 डिवाइडेड बाय 2 रिटर्न कर देगा। डिवीजन का फंक्शन है, बहुत सिंपल सा फंक्शन है, कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर यूजर ने एज अ सेकंड पैरामीटर 0 भेज दिया, तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू एक्चुअली कंप्यूट न्यूमिनेटर ओवर 0। नाउ ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम मैथमेटिक्स में तो इन्फिनिटी कह देते हैं, लेकिन यू ऑल नो कि डिवीजन बाय 0 जो है वो कंप्यूटर के लिए पॉसिबल नहीं होती है। सो इन दैट सेंस एट दैट टाइम अगर हम इस एक्सप्रेशन को रिटर्न करेंगे तो या तो हमारा कंप्यूटर जो है, प्रोग्राम जो है वो क्रैश कर जाएगा, बिकॉज डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल।
या फिर कोई ऐसा आंसर देगा जिसको शायद हम आगे प्रोसेस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इंफिनिटी जो है वो एक सिंबल है, वो एक वैल्यू नहीं है। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो सारे का सारा वैल्यूज पे बेस करता है, ठीक है, सिंबल्स पे वो बेस सिंपल आउटपुट इनपुट के लिए कर सकता है, कंप्यूटेशंस में सिंबल्स यूज नहीं होते हैं। तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम जो है वो बहरहाल रहेगी कि वो एक्सप्रेशन, वो फंक्शन जो कंप्यूटर कंप्यूट नहीं कर सकता, ऐसी सिचुएशन में हम उसको सॉल्व कैसे करें। इसका तरीका बड़ा सीधा सा है कि हम जब एक फंक्शन बनाते हैं, कोई भी फंक्शन बनाए, ये डिवाइड की एग्जांपल तो मैंने ले ली है, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। वो पैरामीटर्स स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, एरेज भी हो सकती हैं, बिल्ट इन प्रिमिटिव टाइप के वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। फंक्शन ने ये करना होता है कि पैरामीटर्स में जो उसे वैल्यूज मिली हैं, उन वैल्यूज की मदद से उसने ये वाला प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। जब ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो अल्टीमेटली वो इस तरह का एक एक्सप्रेशन जो है वो रिटर्न कर देता है। दोबारा बोलता हूं कि फंक्शन को जो पैरामीटर्स मिलते हैं, ठीक है, वो इन पैरामीटर्स की मदद से इस प्रोसेस को करते हुए, जो कि यहां उसने सारे का सारा कोड लिखना है, वो कोड जो है वो 2 लाइनों का भी हो सकता है, एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, और वो हजारों लाइनों का कोड भी हो सकता है। उसको जिस तरह के पैरामीटर्स मिलेंगे, उसने उन पैरामीटर्स की मदद से इस तरह की जो भी उसका टास्क है प्रोसेसिंग करनी है, और एक वैल्यू उसने इस तरह की रिटर्न कर देनी है। ये सारी चीजें जो हैं ये इस वक्त एब्स्ट्रैक्ट है। मैं एक मिसाल के लिए मैंने डिवाइड लिया। अब फंक्शन इन पैरामीटर्स से जो उसे रिसीव हुए हैं, या तो इस प्रोसेस को सक्सेसफुली कर लेगा, या हो सकता है कि उन पैरामीटर्स में वैल्यूज कम हो, इनअप्रोप्रिएट हो, और उससे ये प्रोसेस ना हो सके। तो ऐसी सिचुएशन में जब एक फंक्शन अपना काम इसलिए मुकम्मल ना कर सके कि उसके पैरामीटर्स में जो वैल्यूज हैं वो इनकम्प्लीट हैं या इनअप्रोप्रिएट हैं, तो हम इसका बेहतरीन तरीका ये है कि प्रोसेसिंग से पहले, ठीक है, प्रोसेसिंग से पहले हम वैल्यूज को एक दफा एग्जामिन कर लें। अगर वो पैरामीटर इनअप्रोप्रिएट हैं, जैसा कि यहां पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये वाला जो पैरामीटर है ये इनअप्रोप्रिएट पैरामीटर है, इस केस के अंदर ये वाली प्रोसेसिंग नहीं हो सकती, तो हम प्रोसेसिंग ना करें बल्कि कोई और कोड एग्जीक्यूट करें, कॉलर को एक मैसेज कन्वे कर दें और क्विट कर जाएं, क्योंकि जाहिर है प्रोसेसिंग तो मुमकिन ही नहीं है। वैल्यूज या तो इनकम्प्लीट हैं या इनअप्रोप्रिएट हैं, ये प्रोसेसिंग हो नहीं सकती। इस स्पेशल केस में जब डिनोमिनेटर 0 है, इस टिपिकल एग्जांपल में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फंक्शन अपना काम कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकता। अगर उसे अप्रोप्रिएट वैल्यूज मिली है तो वो यकीनन ये स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट करेगा और अप्रोप्रिएट वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर उसे वैल्यूज ही मुकम्मल नहीं मिली, सही नहीं मिली, तो फिर नेचुरली वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकता और किसी सूरत में कर ही नहीं सकता। ये इस फंक्शन का इख्तियार नहीं है कि वो कुछ एक्स्ट्रा करे। इस फंक्शन को क्या करना है, इस फंक्शन को अपना काम करना है, विच इज डिवाइड, बस दैट्स इट। अगर उससे डिवाइड होता है तो गुड, नहीं होता तो उसको इनकार कर देना चाहिए। तो वैल्यूज इनअप्रोप्रिएट होने के केस में हम क्या करें, दिस इज अ क्वेश्चन। इफ डिनोमिनेटर इज 0, व्हाट कोड शुड बी हियर, यहां हमें क्या प्लेस करना चाहिए? आपके जहन में क्या आता है? आप मर्जी का कुछ रिटर्न करवा देना चाहिए। 1 by 1 आप अपना कमेंट कर सकते हैं। जी अभी जिसने कमेंट किया वो थोड़ा सा लाउडली करे, क्या करना चाहिए?
स्टूडेंट कमेंट सर, दोबारा कुछ- कर दे, मैं आपको खुद बोल रहा था, 1 मिनट होल्ड करें। वाजे ऊंची आवाज में कमेंट कर दें हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे। सर कुछ और रिटर्न करवा देना चाहिए, जैसे हम 0 रिटर्न करवा दें या कुछ और। फाइन, तो अगर इन दैट केस अगर ये सिचुएशन हो कि जो पैरामीटर पास हुए हैं इसमें 0 वैल्यू है, इसमें 7 वैल्यू है, तो इसका आंसर 0/7 विच इज 0, तो इस जगह से 0 रिटर्न होगा। और अगर मैं यहां से भी रिटर्न 0 कर दूंगा तो फिर वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि यहां से रिटर्न 0 हुआ है या यहां से एक वैल्यू 0 रिटर्न हुई है, तो ये तो सर ये कंफ्यूजिंग होगा। इफ की जी, कंडीशन तो बिल्कुल। तब लगेगी ना जब डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 होगा। फाइन, लेकिन हम तो रिटर्न कर रहे हैं ना, कॉलर को तो नहीं पता। कॉलर ने तो सीधा, मैंने जैसा एक आपको एग्जांपल दी थी ना, कॉलर ने तो लिखा हुआ है सी आउट डिवाइड 0,7, तो आउटपुट में तो 0 प्रिंट हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर 0 होने की वजह से 0 आया है या जवाब ही 0 है, ये कैसे तय करेगा कॉलर के अंदर, ये कैसे तय होगा? कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना हमारे लिए कि हम यहां से एक ऐसी वैल्यू रिटर्न करें जो कि फाइन किसी वक्त ये काम आ सकती है, लेकिन इस टिपिकल डिवाइड एग्जांपल के अंदर ये अप्रोप्रिएट नहीं है। कोई और सोचें क्या किया जाए इस एरिया में, ये जो व्हाट शुड बी हियर, व्हाट कोड शुड बी हियर, यहाँ क्या लिखा जाए? सर यहाँ अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट लगा दें तो वो लूप से बाहर निकल आएगा एंड देन वेल गुड। ब्रेक अभी तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। ब्रेक स्टेटमेंट से लूप ब्रेक होता है, फंक्शन ब्रेक नहीं होता। यहां पर कोई लूप नहीं है, इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट हियर। बहरहाल आपकी बात ठीक है कि हमें कोई ऐसा काम कंडीशन के अंदर कुछ और रिटर्न करवा दें, इस इफ Fine. की कंडीशन के अंदर से कुछ और रिटर्न करवा दें। पहले आप एग्जांपल देना क्या रिटर्न करवाएं। सर रिटर्न 0 ही करवाएं, बट पहले सी आउट करवा दें कि ये आपने इनअप्रोप्रिएट डाटा एंटर किया। ठीक है, सो यू आर सेइंग कि यहां सी आउट कर लें, ठीक है, कोई मैसेज दे दें। इससे ये होगा कि प्रोग्राम जो है अगर वो एक इंटरएक्टिव यूजर के लिए चल रहा है तो यूजर को एक मैसेज आ जाएगा, लेकिन आपका प्रोग्राम तो कंटिन्यू कर जाएगा ना, क्योंकि आपने 0 रिटर्न कर दिया और कॉलर को 0 मिल सर गया। साथ -1 रिटर्न करवा दें। चले -1 रिटर्न कर दें, तो फिर इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या है? इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या है? सॉरी, नीचे +1 है, ठीक है। 2/-2 का आंसर, तो वो तो कंफ्यूजिंग ही रहेगा। सर 0 आने पे कमेंट दे के साथ एग्जिट कर दे। फाइन, सो दिस इज द गुड ऑप्शन। अभी मैंने कहा था ना, जब मुझे ये कहा गया था ब्रेक लिख देंगे, मैंने कहा था ब्रेक काम नहीं करेगा, वो लूप को ब्रेक करता है। तो आप एग्जीक्यूशन को ही खत्म कर दें और एक मैसेज दे दें यूजर को, ठीक है। एग्जिट क्या करता है, वो प्रोग्राम को ही टर्मिनेट कर देता है। आप यूजर को एक मैसेज दें कि डिनोमिनेटर इज 0, अनएबल टू कंप्यूट द डिजायर्ड फंक्शनैलिटी, और प्रोग्राम बंद कर दें ताकि आगे प्रोग्राम ना चले, क्योंकि उसके बाद जब वैल्यूज ही अप्रोप्रिएट नहीं पहुंचेगी कॉलर को, तो रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम को चलना मुमकिन नहीं होगा। फाइन, अब यहां पर मैं एक बात कहूंगा जो मैं उस वक्त तो कह रहा था, तो एक स्टूडेंट ने बीच में कमेंट किया, वो ये है कि जब हम सी आउट को मैसेज देते हैं ना, तो अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि ये इंटरएक्टिव प्रोग्रामर के लिए होता है, इंटरएक्टिव यूजर के लिए होता है। लेकिन हो सकता है कि फाइल्स में से डेटा रीड किया गया हो और फाइल में डेटा अप्रोप्रिएट ना हो, और प्रोग्राम यूजर जो है वो प्रोग्राम चला के चला गया हो, तो इन दैट केस सी आउट पे जो मैसेज आएगा वो स्क्रीन पे आ जाएगा। कल कला देर से कोई और यूजर वहां पे आता है, वो स्क्रीन को क्लियर कर देता है, विंडो को बंद कर देता है, एंड सो ऑन। तो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि फिर भी किसी को आइडिया नहीं होगा व्हाट हैपेंड। सो एनीवे, दिस इज गुड ऑप्शन कि मैसेज दे के प्रोग्राम क्विट कर दें। मैसेज फाइल में लिख दें, वो ज्यादा बेहतर है, यानी आउटपुट स्क्रीन पे ना करें, कहीं और आउटपुट कर लें, मैसेज लिख दें और प्रोग्राम बंद कर दें, ठीक है। कोई और स्टूडेंट इस पे कमेंट करना चाहे कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए?
सर एक ऑप्शन है कि गो टू स्टेटमेंट लगा लें, लेकिन नहीं, गो टू स्टेटमेंट से भी क्या होगा, आप इवेंचुअली किसी स्टेटमेंट पे ही जाएंगे ना। लेकिन जब ये प्रोसेसिंग हुई नहीं है तो रेस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग जो है वो कैसे हो सकती है? सर उसको कह दें कि आप वापस जाएंगे ना, वापस जाके डेटा सही करेंगे और डेटा सही करके इस फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे। गो टू स्टेटमेंट की मैंने नहीं पढ़ाई है, लेकिन गो टू स्टेटमेंट से आप सिंपली यही करते हैं ना कि किसी और स्टेटमेंट पे जाके उसे एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। जी स्टूडेंट, कोई और आप में से कमेंट करना चाहे इस पे? सर अगर डिनोमिनेट, सॉरी थोड़ा सा लाउडली बोलें। आपकी आवाज मिस हो रही है। सर हम यहाँ पर एग्जिट फंक्शन यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली आप एग्जिट फंक्शन यूज कर सकते हैं, वो तो हमने अभी डिस्कस कर लिया ना, उससे प्रोग्राम बंद हो जाएगा। और नेचुरली प्रोग्राम को शायद आगे बढ़ना भी नहीं चाहिए, चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक प्रोसेसिंग करवा लें। हाँ यही है कि प्रोग्राम को रीस्टार्ट करे, यूजर दोबारा से वैल्यूज दे, ठीक वैल्यूज दे एंड सो ऑन। सो एनीवे, ये सिचुएशन जो है ये सिंस द बिगिनिंग ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ये कंफ्यूजिंग ही रही है कि किया क्या जाए। आप में से मेजॉरिटी ने जो बातें कही हैं वो मोर और लेस सही हैं। वो ये हैं कि इस प्रोग्राम को जिसने भी रन किया है उसको कोई ना कोई मैसेज जाना चाहिए ताकि वो डेटा को ठीक कर सके। वो इंटरैक्टिव प्रोग्रामर है तो वो वैल्यूज इनपुट सही करे। फाइल में से डेटा रीड हो रहा है तो यूजर को पता होना चाहिए वो फाइल में जाके उस वैल्यू को करेक्ट करे, या कोई भी मैकेनिज्म है तो यूजर को कम से कम एक मैसेज तो यहां जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा काम यह है कि इसके बाद फर्दर प्रोग्राम तब तक एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए जब तक यहां पर करेक्शन नहीं हो जाती। अच्छा, एक और ज़हन में आप रखें कि इस फंक्शन को क्या यहां मैसेज देना चाहिए, क्योंकि ये इस फंक्शन का फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट है उस फंक्शन का जिसने ये पैरामीटर भेजे हैं और इनअप्रोप्रिएट वैल्यू भेजी है। इस फंक्शन को अगर सही वैल्यूज मिल जाएं, अप्रोप्रिएट वैल्यूज मिल जाएं, तो ये फंक्शन तो अपना काम कंप्लीट कर सकता है ना। ये फंक्शन तो फिर ऐसे कर लिया जाए, इस फंक्शन को सिर्फ अपना काम कंप्लीट करना चाहिए जो इसका मैंडेट है। इसका मैंडेट है डिवाइड करना न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ, या कोई भी और फंक्शन हम बना रहे हैं उसका एक पर्पस है, उसका एक मकसद है, उसका एक मैंडेट है। उसे अपने मैंडेट के मुताबिक काम करना चाहिए, उसे कुछ और नहीं करना चाहिए। तो यहां पर इस केस में इसे सिंपली मैं ये कहूंगा कि अगर ये अपने कॉलर को सिग्नल कर दे, सिग्नल का मतलब है उसे अप्रोप्रिएटली बता दे कि व्हाट इज हैपनिंग, तो प्रॉब्लम इस फंक्शन के लिए सॉल्व हो जाती है। क्योंकि इसने डेटा जनरेट नहीं किया है, इसने फाइल में से डेटा रीड नहीं किया है, इसने यूजर से इनपुट नहीं ली है, इसको तो पैरामीटर्स में वैल्यूज पास हुई हैं जो इनअप्रोप्रिएट हैं। तो इसको क्या करना चाहिए, इसको अपने कॉलर को सिर्फ एक सिग्नल भेजना चाहिए कि तुमने मुझे वैल्यूज ठीक नहीं भेजी, सॉरी, मैं ये वाला काम करने से कासिर हूं, ठीक है। ये जो भी इसका अपना ऑब्जेक्टिव है। अब मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, और वो ये है कि हम एक रिटर्न के इक्विवेलेंट, हमारे पास एक ऑपरेटर मौजूद है, हम उस ऑपरेटर को यूज करते हैं और कॉलर को एक सिग्नल भेज देते हैं। इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये होते हैं एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस मीन वो सिचुएशन जहां पर एक काम कंप्लीट नहीं हो सकता, वो एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। आप सी आउट करें, एग्जिट करें, कोई स्पेशल वैल्यू रिटर्न कर दें, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये
सही सोल्यूशन नहीं है। सही सोल्यूशन जो है वो अगले लाइन पे लिखा हुआ है, वो ये वाला है। ठीक है, आप क्या करें, एक वैल्यू थ्रो कर दें, किसको, वो कॉलर को चली जाएगी, जैसा कि मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। नाउ दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ स्टेटमेंट विच यू आर लर्निंग टुडे। थ्रो फॉलोड बाय एन एक्सप्रेशन। यहां रिटर्न के सामने क्या है, रिटर्न के सामने भी एक्सप्रेशन होता है। हमने एक नई चीज आज सीखी है और वो है थ्रो। तो यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए, THROW फॉलोड बाय समथिंग, कोई एक्सप्रेशन, वो 0 भी हो सकता है, वो 20 भी हो सकता है, वो कोई मैसेज भी हो सकता है डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, कांट डिवाइड बाय 0। ठीक है, कोई मैसेज भी हो सकता है। सो थ्रो के सामने आपने एक एक्सप्रेशन लिखना है, और वो एक्सप्रेशन जो है वो बेहतरीन सोल्यूशन है कि यहां से हम कॉलर को सिंपली एक सिग्नल भेज रहे हैं एंड नथिंग एल्स। ठीक है, हमने कोई काम नहीं किया क्योंकि हमारा वो मैंडेट नहीं है। हमें जो वैल्यू मिली है वो इनअप्रोप्रिएट है, हमने कॉलर को बता दिया कि वैल्यू इनअप्रोप्रिएट है, वैल्यू, इस वैल्यू की मदद से कंप्यूटेशन नहीं हो सकती। तो यहां पर सिंपल एक थ्रो लिख देने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थ्रो 0, थ्रो 1, थ्रो 2, आप कोई भी वैल्यू थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग सच एक्सेप्शनल केसेस। ठीक है, थ्रो के सामने हम एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। वो एक्सप्रेशन मैंने कहा किसी भी टाइप का हो सकता है, वो स्ट्रिंग हो सकता है, वो नंबर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक स्टेप आगे चलते हैं। मैंने यहां पर एग्जांपल के तौर पर थ्रो 0 ही लिखा है। अब बेसिकली ये थ्रो करता क्या है, ये हमें अंडरस्टैंड करना है। रिटर्न एक एक्सप्रेशन की वैल्यू अपने कॉलर को रिटर्न कर देता है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू है वो वैल्यू कॉलर को रिटर्न हो जाती है। और कॉलर उसको एक्सप्रेशंस में यूज कर सकता है, सी आउट में इस्तेमाल कर सकता है, वेरिएबल्स को वो वैल्यू असाइन कर सकता है, वो बहुत सारे काम उससे हो जाते हैं। ठीक है, रिटर्न एक बड़ा पोलाइट सा वर्ड है। आई आस्क्ड यू समथिंग, और आप मुझे एक चीज उसके बदले में रिटर्न कर देते हैं, मैं उसको ले लेता हूं और उसको अपने इस्तेमाल में ले आता हूं। मैंने आपसे कुछ मांगा, कुछ कहा, आपने मुझे कुछ दिया, रिटर्न किया, और मैंने उसे अपने इस्तेमाल में ले आया। प्रोग्रामिंग में क्या है कि फंक्शन कॉल हुआ, वैल्यू रिटर्न हुई, वो वैल्यू मैंने कॉलर फंक्शन ने यूज कर ली। नाउ लेट्स अज्यूम कि मैं आपसे कहता हूं कुछ, मांगता हूं कुछ, और आप आगे से कोई चीज थ्रो करते हैं। रिटर्न और थ्रो का डिफरेंस समझें। एक है कि आप मुझे एक चीज रिटर्न करते हैं, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं और उसे यूज कर लेता हूं। दूसरी तरफ आप एक चीज थ्रो करते हैं, मुझे क्या करना है, मुझे अपने आप को वो जो चीज थ्रो हो रही है उसको डिफरेंट तरीके से हैंडल करना होगा। मैं उसको उस प्यार से एक्सेप्ट नहीं कर सकूंगा जिस प्यार से आपने एक वैल्यू मुझे रिटर्न की है। कि मैं एक फंक्शन कॉल किया, फंक्शन ने मुझे कहा ये लें आपकी रिक्वायरमेंट, वैल्यू कंप्यूट करके उसने मुझे रिटर्न कर दी, मैंने वो वैल्यू ले ली, इस्तेमाल कर ली। ठीक है, मैंने वो वैल्यू आसानी से यूज कर ली, और ये रिटर्न हम अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर वेरी मच कंफर्टेबल विद इट। लेकिन अगर फंक्शन मुझे एक वैल्यू रिटर्न करने की बजाय एक वैल्यू थ्रो करे तो इट इज अ डिफरेंट केस। वो जो वैल्यू है उस वैल्यू का थ्रो के साथ में जो एक लिखा हुआ है, इसका इससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है कि ये इसी टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। थ्रो के सामने आप किसी भी किस्म का
किसी भी किस्म का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, वो रिटर्न टाइप का होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो थ्रो से जो वैल्यू आएगी वो कभी भी एक्सप्रेशंस में यूज नहीं होगी, बल्कि थ्रो एक बहुत हार्श, बहुत सख्त किस्म का कीवर्ड है। इससे जो वैल्यू कॉलर को आएगी, अगर कॉलर उसको अप्रोप्रिएटली कैच नहीं कर पाएगा तो वो वैल्यू कॉलर को हिट करेगी और कॉलर को डिस्ट्रॉय कर देगी। और ना सिर्फ कॉलर फंक्शन को डिस्ट्रॉय करेगी, बल्कि उसको जिस फंक्शन ने कॉल किया हुआ था उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगी, और उसको जिस फंक्शन ने कॉल किया हुआ था उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगी, अनलेस एंड अनटिल ये मेन को भी डिस्ट्रॉय करके आपके प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट कर देगी। सो एग्जिट वाला काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दोबारा मेरी बात समझ लें कि जब भी एक फंक्शन कोई वैल्यू थ्रो करता है तो कॉलर फंक्शन को उसे अप्रोप्रिएटली कैच करना पड़ता है। अगर कॉलर उसे कैच करने में नाकाम रहता है तो वो जो वैल्यू थ्रोन है वो उसको हिट करते हुए उसको क्रैश कर देती है, और इवन ना सिर्फ उस फंक्शन को क्रैश करती है बल्कि उस फंक्शन के कॉलर को इवेंचुअली मेन को, जो सबसे पहले फंक्शन चला है, उसको भी क्रैश करते हुए प्रोग्राम को ही टर्मिनेट कर देती है। सो इट्स अ वेरी वेरी हार्श स्टेटमेंट। लेकिन इसके अंदर अच्छी बात यह है कि इस वैल्यू को कैच किया जा सकता है। कोई भी फंक्शन मेन से शुरू होते हुए डिवाइड तक इसे कैच कर सकता है जो वैल्यू थ्रो हुई है। सो फंक्शन के अंदर एक ऐसा फंक्शन जो एक टिपिकल टास्क इनअप्रोप्रिएटनेस ऑफ द पैरामीटर्स ना कर सके, उसे क्या करना चाहिए, बिफोर प्रोसेसिंग पैरामीटर्स को एग्जामिन करना चाहिए, और उसके बाद अगर उससे वो काम नहीं हो पाएगा फॉर एनी रीजन तो उसे एक वैल्यू थ्रो कर देनी चाहिए। फंक्शन का काम इतना ही है। इसके बाद अगला काम है कॉलर का। कॉलर ने ये वाला फंक्शन कॉल किया। अब दो सूरतें हैं, ठीक है। कॉलर ने ये वाला फंक्शन जब कॉल किया है तो दो सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन क्या है, वो ये है कि ये लाइन काम करे। इन केस थ्रो होगा, कॉलर को एक सिग्नल मिलेगा, कॉलर को कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, कॉलर को कोई जवाब नहीं मिलेगा, कॉलर को कोई प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। कॉलर को कोई प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वैल्यूज अप्रोप्रिएट हैं और कॉलर जो है उसको जो आंसर है वो यहां से मिल रहा हो। सो ये दो सिचुएशंस जो हैं वो मुमकिन है। ये ऊपर वाली सिचुएशन ये एक्सेप्शनल है, इसकी हैंडलिंग भी एक्सेप्शनल होनी है। लेकिन ये जो नीचे वाली सिचुएशन है रिटर्न वाली, इस केस में बिल्कुल सारा कोड हमारा वैसे ही बिहेव करेगा जैसे हम आज तक हमने स्टडी किया हुआ। यानी कि जो वैल्यू गई है वो वहां पर एक्सप्रेशंस में आराम से इस्तेमाल हो जाएगी। सो अब कॉलर को क्या देखना है कि जिस फंक्शन को उसने कॉल किया था उससे वैल्यू रिटर्न हुई है या उससे एक वैल्यू थ्रो हुई है, ठीक है। तो इसके लिए जो मैकेनिज्म है वो बेसिकली एक नया हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर क्या है, वो ये है कि हम ट्राई और कैच यूज करते हैं इन द कॉलर, ठीक है। ये कहां यूज करते हैं, कॉलर फंक्शन में। हम वो कोड, उसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड कोड, जिसमें से एक्सेप्शन थ्रो होने का चांस होता है। हम उस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं इन अ ट्राई ब्लॉक।
दो सिचुएशंस होती हैं कि या तो उस कोड को जो ट्राई किया गया है वो सक्सेसफुल होगा, मीन कोई भी वैल्यू कॉल्ड फंक्शन थ्रो नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि सक्सेसफुली ट्राई कर लिया हमने उस फंक्शन को, उसकी ट्राई सक्सेसफुल हो गई। दूसरी सूरत ये मुमकिन है कि कॉल्ड फंक्शन एक एक्सेप्शन थ्रो कर दे। इन दैट केस ये ट्राई अनसक्सेसफुल हो जाएगी और जो वैल्यू फंक्शन ने थ्रो की है उसको हम एक कैच ब्लॉक में जो उस ट्राई के साथ एसोसिएटेड है हम कैच कर सकते हैं। एक ट्राई ब्लॉक के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक्स जो हैं वो आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वेराइटी ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी थ्रोन फ्रॉम द कॉल्ड फंक्शंस। तो इसकी एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल जो यहाँ पे मैंने बनाई है उसको मैं थोड़ा सा आपके साथ वाजे करता हूँ, और वो एग्जांपल उसी से रिलेटेड है जो अभी मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर जो डिवाइड फंक्शन है ठीक है, ये वाला जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है कि इफ b इज 0 तो वो थ्रो कर रहा है डिवीजन बाय 0 कंडीशन। मेन के अंदर हमने वेरिएबल्स बनाए, जब इस डिवीजन फंक्शन वाली लाइन को हमने कॉल किया तो उसको हमने ट्राई किया। ये देख, ये ट्राई हमने किया, ठीक है। अगर ये ट्राई सक्सेसफुल होगी तो डिवीजन से जो वैल्यू रिटर्न होगी वो हम वेरिएबल z को असाइन कर लेंगे और उसके नीचे z को हम प्रिंट भी कर सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं, हमारा कोड नॉर्मल है। लेकिन अगर इससे एक स्ट्रिंग थ्रो हुआ है तो फिर हमें उस स्ट्रिंग को कैच करना होगा, ठीक है। ट्रायल अनसक्सेसफुल हो जाएगी, ये जो भी वैल्यू थ्रो हो रही है ये कैच ब्लॉक में कैच होगी और कैच ब्लॉक में ये वैल्यू एज अ स्ट्रिंग कैच हो सकती है या किसी भी और डेटा टाइप में कैच हो सकती है जो अप्रोप्रिएट है। उस वैल्यू को कैच करके हम यहाँ पर एक अप्रोप्रिएट मैसेज दे सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, यूजर से दोबारा वैल्यूज लेके उस फंक्शन को रिकॉल कर सकते हैं। जो कुछ भी हमें करना होगा हम उसे मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली फायदा ये है कि हम अगर कॉल्ड फंक्शन ने कोई वैल्यू हमें थ्रो की है हम उसको कैच करके इफ पॉसिबल तो करेक्ट कर सकते हैं एक्सेप्शनल केस को, लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि हम उसे करेक्ट कर सकें, तो फिर हम अप्रोप्रिएट जो एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड है वो लिख लेते हैं। अब आपके ज़हन में हो सकता है एक क्वेश्चन आ रहा हो और वो क्वेश्चन ये हो कि यही वाला काम, ये जो आउटपुट करने वाला है वो तो यहां भी किया जा सकता था। बिल्कुल किया जा सकता था, मैंने आपके साथ डिस्कशन भी यही की है, लेकिन इस फंक्शन को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस फंक्शन को जो वैल्यूज इस फंक्शन ने पास की हैं वो ठीक वैल्यूज पास नहीं हुई। इसे इसको सिंपली ये बताना चाहिए कि तुम्हारी वैल्यूज ठीक नहीं है। इस फंक्शन को जब ये पता लग जाए उसके थ्रो करने की वजह से और इसके कैच करने की वजह से कि वैल्यूज इनअप्रोप्रिएट हैं, तो वो वैल्यूज अगर तो इसने जनरेट की हैं तो ये मैसेज जनरेट करे, इसने इनपुट की हैं तो ये मैसेज जनरेट करे ये फंक्शन, और अगर इसको किसी ने कॉल किया है तो ये उसको एक अप्रोप्रिएट सिग्नल दे कि तुमने वैल्यूज ठीक नहीं दी हैं। सो अल्टीमेटली जहां से प्रॉब्लम शुरू हुई है उस फंक्शन का ये राइट है कि वो उसे हैंडल करे, किसी दूसरे फंक्शन का ये राइट नहीं है कि वो वैल्यूज को ठीक करता फिरे। यहां पर मेन अगर चाहे, क्योंकि मेन से वैल्यूज गलत गई थी, तो मेन अगर चाहे तो वो ये वाली वैल्यूज को क्या कर सकता है,
चेंज करके दोबारा डिवीजन फंक्शन को कॉल कर सकता है। तो बेसिकली ये ट्राई एंड कैच का जो टॉपिक है वो एक एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंडर आता है, और एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक जो है वो यही है कि हम ऐसे एक्सेप्शनल केसेस में जहां पर हम कोई वैल्यू, एक फंक्शन एक वैल्यू कंप्यूट नहीं कर सकता है, तो वो कॉलर को एक सिग्नल दे दे और कॉलर जो है वो खुद डिसाइड करे कि उसके लिए वो एक्सेप्शनल केस हैंडल करना पॉसिबल है या नहीं है। और प्रॉब्लम में मैसेजिंग, प्रोग्राम को क्विट करना और बाकी सारे काम जो हैं वो उस फंक्शन को करने चाहिए जिससे प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, जहां पर प्रॉब्लम बन रही है। उस फंक्शन को नहीं करना चाहिए कि जिसको वैल्यूज ही अप्रोप्रिएट नहीं मिली हैं, उसको प्रॉब्लम ठीक करनी नहीं चाहिए, उसको उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकालना चाहिए। उसको सिंपली एक वैल्यू थ्रो करके कॉलर को बता देना चाहिए, सॉरी आई एम अनएबल टू डू द कंप्यूटेशन यू आस्क्ड as the values you have passed are not appropriate। तो बस उसको एक सिग्नल देना है। कॉलर को क्या करना है, अगर ऐसा फंक्शन कॉलर कॉल कर रहा है जिससे थ्रो हो सकती है कोई वैल्यू, तो उसको उस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो उसे डायरेक्टली कॉल करेगा, ट्राई ब्लॉक में नहीं डालेगा, तो वहां से अगर एक्सेप्शन थ्रो हो गई तो प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। उसको उसे ट्राई करना चाहिए, और जिस टाइप की वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है उसी टाइप का एक कैच ब्लॉक ट्राई के साथ एसोसिएट कर देना चाहिए। ठीक है, कैच जो है वो उसको अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो कैच इज नथिंग बट इट लुक्स लाइक अ फंक्शन जिसके कोई रिटर्न टाइप नहीं है, लेकिन उसका एक ही पैरामीटर है, और वो क्या है, डेटा टाइप फॉलोड बाय अ वेरिएबल। क्योंकि वहां से एक वैल्यू थ्रू होनी है, वो वैल्यू किस टाइप की है उसको किसी वेरिएबल में इसने कैच कर लेना है, और फिर उस वैल्यू पर को देखते हुए इसने आगे मूव करना है कि किस किस्म की एक्सेप्शन थ्रोन हुई है एंड सो ऑन। अब ट्राई ब्लॉक जो है उसके अंदर एक स्टेटमेंट भी लिखी जा सकती है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी लिखी जा सकती हैं। एक फंक्शन जब आप कॉल करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन खुद ही सारा काम करे, वो कई फंक्शंस को कॉल कर सकता है, कहीं से कोई भी एक एक्सेप्शन थ्रो हो सकती है, मल्टीपल टाइप्स की एक्सेप्शंस जो हैं वो आ सकती हैं। इसलिए हर ट्राई ब्लॉक के साथ बहुत सारी कैच ब्लॉक्स जो हैं वो एसोसिएट हो सकते हैं, हर एक डिफरेंट थ्रोन डेटा टाइप के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर ये टिपिकल स्लाइड जो इस वक्त मैंने आपके सामने ओपन की हुई है, ये अगर आपको को बहुत अच्छी तरह समझ नहीं आई है तो हम इसको जब क्लासेस रेगुलर स्टार्ट होगी वहां पर हम इसको दोबारा पढ़ लेंगे। हम इसको अगले कोर्स में, जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, उसमें दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ये डेटा स्ट्रक्चर्स में, .NET के कोर्स में, जावा के कोर्स में, ये बहुत जगह पर डिस्कस होगी। तो अगर ये इस वक्त आपको क्लियर नहीं हुई तो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट ट्राई टू रीड फ्रॉम समवेयर, जितनी को समझ आती है दैट्स गुड। लेकिन ये जो सिचुएशन है, ये मैं ये चाहूंगा कि ये आपने 100% ऑफ द टाइम अपने फंक्शंस में लिखनी है। वो ये है कि अगर आप एक फंक्शन बना रहे हैं और वो फंक्शन फॉर सम रीजन कंप्यूटेशंस नहीं कर सकता, तो रिटर्न करने की बजाय कोई वैल्यू, आउटपुट करने की बजाय कुछ मैसेज, प्रोग्राम से एग्जिट करने की बजाय वो सिंपली क्या करे, थ्रो कर दे एक अप्रोप्रिएट वैल्यू फॉर द कॉलर, दैट्स इट। अब ये अप्रोप्रिएट, अगर ये वैल्यू यहां से थ्रो हो जाएगी तो ये फंक्शन परफेक्ट हो जाएगा। कॉलर जो है उसका काम है कि वो कैच करे या ना करे। अगर उसने कैच कर लिया, हैंडल कर लिया, प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा। अगर उसने कैच नहीं किया, प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जो वैल्यू थ्रोन है, तो ना सिर्फ वो खुद क्रैश हो जाएगा बल्कि ओवरऑल पूरा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। और चूंकि इस फंक्शन ने कंप्यूटेशन नहीं की है, तो मतलब इन जनरल हम यही समझते हैं कि फिर
रेस्ट ऑफ द जो कोड है उसके एग्जीक्यूट होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इन बिटवीन अगर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो सकती तो अगली स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूट होने की लाइक्लीहुड कम हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो थ्रो का एक मैंने सिर्फ अभी तक आपको वर्ड बताया है, और ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर कंप्यूटेशन पॉसिबल ना हो फंक्शन के लिए, उसे चाहिए कि इंस्टेड ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स जस्ट थ्रो एन अप्रोप्रिएट वैल्यू एंड दैट्स इट, फंक्शन का काम खत्म हो गया। लेकिन अगर वो एक्सेप्शनल केसेस नहीं है तो फिर नीचे उसे अपना काम कंप्लीट करके कैलकुलेशंस करके क्या करना चाहिए, एक वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए। तो ये 4 स्लाइड्स हैं, इन 4 स्लाइड्स के ऊपर मैंने आपको एक सिचुएशन जो अक्सर पेश आ सकती है उसको कैसे हैंडल करना है उसका मैंने एक तरीका बताया। आपका कोई क्वेश्चन हो यहाँ पर, वरना मैं थोड़ी देर पॉज लेता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करता हूँ। सर आपने कैच के पैरामीटर्स में जो कांस्टेंट 4 एंड देन मैसेज, सर इसका क्या मतलब है? मतलब ये ये आपको जल्दी पता लग जाएगा, लेकिन अगर आप ऊपर से 0 रिटर्न कर रही हैं तो कैच में इंट x आ जाएगा। अगर ऊपर से आप कोई डबल वैल्यू रिटर्न कर रही हैं तो कैच में डबल एक वेरिएबल नेम आ जाएगा। जिस तरह की आप वैल्यू रिटर्न कर रही हैं उसी तरह का कैच के अंदर पैरामीटर बनेगा। तो ये जो कॉन्स्ट 4 स्टेरिक MSG लिखा हुआ है, ये बेसिकली अगली जो मेरा एक आधे दिन में लेक्चर है उसके अंदर ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगेन मैं ये कहूँगी स्लाइड थोड़ी पुरानी बनी हुई है, मैं अनफॉर्चुनेटली इसे अपडेट नहीं कर पाया। तो आजकल जो आप कंपाइलर यूज कर रहे हैं उसमें चूंकि आपने ऊपर से स्ट्रिंग रिटर्न किया है ना, तो आप नीचे स्ट्रिंग को कैच कर सकते हैं। लेकिन आज से 3-4 साल पुराने कंपाइलर्स में मेजॉरिटी में ये सहूलत नहीं थी। उस केस में नीचे हमें इस तरह का कोई वर्ड लिखना पड़ता था, टू कैच अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो बहरहाल ये मैं बाद में कवर कर लूंगा। कोई और क्वेश्चन हो? सर ये प्रोग्राम थ्रो का मैसेज रिटर्न कराने के बाद टर्मिनेट हो जाएगा? वेल, थ्रो का जो मैसेज है वो प्रिंट नहीं होगा। वेल ठीक है, मेरी बात समझे। थ्रो ने तो जो मैसेज रिटर्न किया है वो कैच होगा ना नीचे। अब मेन में, ठीक है, जो मैसेज उसने रिसीव किया उसे उसने आउटपुट किया है, और उसके बाद अगली स्टेटमेंट क्या है, मेन में से रिटर्न 0। मेन में से रिटर्न 0 मीन मेन से आप बाहर निकल जाएंगे। तो कैच ब्लॉक जब एग्जीक्यूट होगा तो उस कैच ब्लॉक के बाद ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उससे अगली लाइनें एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। व्हाट आई मीन हियर इज कि आपने ये ट्राई किया, अगर तो ये ट्राई सक्सेसफुल है तो फिर ये कैच ब्लॉक्स स्किप हो जाएंगे और ये नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये ट्राई के साथ ये जो कैचेस हैं ये सारे का सारा मिलके एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है। अगर ये ट्राई सक्सेसफुल नहीं होती तो कोई एक कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप की वैल्यू थ्रो हुई है। अगर इंटीजर वैल्यू थ्रो हुई है और यहां पर इंट लिखा हुआ है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये वाले ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अगर स्ट्रिंग वैल्यू वहां से थ्रोन हुई है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है। एप्रोप्रिएट ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा और ब्लॉक कैच ब्लॉक के एग्जीक्यूट होने के बाद ये जो आगे की लाइनें हैं कोड की वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। तो ये आप यूं समझिए कि ट्राई कैच जो है इन सम सेंस इफ एल्स की तरह है कि इन सारे ब्लॉक्स में से कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ट्राई ने तो होना ही होना है, लेकिन ट्राई अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो कोई भी कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ट्राई ब्लॉक में से जो कोड है वो कहीं से एक्सेप्शन थ्रो करा रहा है तो फिर रिलेटेड कैच ब्लॉक जिस टाइप की एक्सेप्शन है उसी टाइप वाला कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, कोई और कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। और उस कैच के बाद जो अगली लाइनें हैं पूरे इस ट्राई कैच के बाद वो लाइनें 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। जैसा कि यहाँ पर
अगर ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसके बाद रिटर्न 0 फ्रॉम द मेन मीन एंड ऑफ प्रोग्राम। लेकिन अगर यहाँ पर रिटर्न 0 से पहले बहुत सारी लाइनें मेन में लिखी होती तो वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो जाती। ठीक है स्टूडेंट, और कोई क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल हम कुछ स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, जैसे कि अरे या फाइल में से रीडिंग ले रहे हैं, तो उसके मिड में एक एक्सेप्शन आ जाती है, तो वो हैंडल थ्रो करने के बाद, स्टेटमेंट के बाद फंक्शन है वो टर्मिनेट कर जाएगा? नहीं, थ्रो करने के बाद कुछ टर्मिनेट नहीं होता है। मैंने कहा कि थ्रो करने के बाद कॉलर को एक सिग्नल जाता है, ठीक है? कॉलर उस सिग्नल को हैंडल कर सकता है कैच करके, ठीक है? अगर कॉलर ने उसको कैच कर लिया, इसका मतलब यह है कि अब प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, बल्कि एप्रोप्रिएट कैच ब्लॉक की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और उस कैच ब्लॉक के बाद रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये प्रोग्रामर की जिम्मेदारी है कि वो उस एप्रोप्रिएट कैच ब्लॉक के अंदर सिचुएशन को अगर वो हैंडल कर सकता है तो एप्रोप्रिएटली हैंडल कर ले, वरना कोई मैसेज देके एग्जिट कर जाए। थ्रो से सिर्फ ये होगा कि एक सिग्नल कॉलर को जाएगा, कॉलर को चाहिए कि उस सिग्नल को कैच करे, ठीक है? अभी मैंने आपसे ना एट द एंड भी यही बोला था कि अगर ये टिपिकल स्लाइड, इसके ऊपर आप देखें मैंने खुद ही एक क्रॉस लगाया हुआ है, ठीक है? अगर ये स्लाइड इस स्टेज के ऊपर आपको समझ नहीं आई, सो डोंट वरी अबाउट इट मच, ठीक है? कोशिश करें, ट्यूटोरियल पॉइंट से ये नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है और बहुत सारे जो हैं इंटरनेट रिसोर्सेज हैं, ट्राई टू गेट समथिंग। लेकिन अगर नहीं भी समझ आई तो बेसिकली फिलहाल आपने ये करना है, इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है कि आप जो फंक्शंस बना रहे हैं उसमें अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो एक्सेप्शनल सिचुएशन है, तो उस केस में आपने कोई काम नहीं करना उस फंक्शन में, आपने सिर्फ कॉलर को एक एप्रोप्रिएट सिग्नल देना है, ठीक है? और इस फंक्शन, ये जो डिवाइड फंक्शन है, इसमें से 0 थ्रो होने का मतलब क्या है, ये कॉलर को पता होना चाहिए कि अगर डिवाइड फंक्शन 0 थ्रो कर रहा है तो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर इज 0, फंक्शन इज अनएबल टू कंप्यूट द आंसर। वो उसे कैच करेगा और कैच करने के बाद वो उस कैच ब्लॉक में जो चाहे करे, एग्जिट करे, प्रोग्राम को बंद कर दे, आउटपुट दे दे, गो टू स्टेटमेंट से ऊपर जाके स्टेटमेंट्स को रिपीट कर ले, व्हाइल लूप में स्टेटमेंट्स को डाले, वो उसका लॉजिक है कि उसने सिचुएशन हैंडल कैसे करनी। तो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि हमारे फंक्शंस जो हैं वो थोड़े नीट एंड क्लीन बन जाए। जी स्टूडेंट को और क्वेश्चन हो? सर अगर फंक्शन कॉल में यूजर कोई एक पैरामीटर नहीं देता तो इस केस में भी हमें कुछ इस तरह की कंडीशन बनानी पड़ेगी या ऑटोमेटिक? फिर तो सिंटेक्स एरर आ जाएगा जनरली, फिर तो आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा ना, वो चलेगा ही नहीं। आपने एक फंक्शन बनाया है ना डिवाइड, उसके 2 पैरामीटर्स हैं, तो आप डिवाइड फंक्शन को एक पैरामीटर के साथ अगर कॉल करने की कोशिश करेंगे ना तो कंपाइलर सिंटेक्स एरर दे देगा, वो कहेगा ऐसा फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता डिवाइड जिसका एक पैरामीटर है। सो वो इस सिचुएशन में नहीं आता, वो तो बड़ी आसानी से हैंडल हो जाएगा। ओके सर। सर हम फाइल हैंडलिंग कर रहे होंगे तो उसमें तो फाइल से डाटा आना है ना? फाइन, ठीक है। फाइल से डेटा किस फंक्शन में रीड करना है? सही, चलें ठीक है, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। आपने एक फंक्शन कॉल किया है, वो फंक्शन अगर अपना काम नहीं कर सकता ड्यू टू इनअप्रोप्रिएटनेस ऑफ पैरामीटर्स, उसे थ्रो कर देना चाहिए, बस ये मैंने आपको समझाया। इसके अलावा क्योंकि यहां पर देखें सिचुएशन जो है ना, मैंने जो आपको सामने लाया हूं ना, वो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। आपको मैंने ये बोला था कि आप सोच के ये बताएं कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, इस सिचुएशन को, ठीक है? इस सिचुएशन को हैंडल करने के कई तरीके हैं, और वो तरीके क्या हैं कि यहां से एक मैसेज आउटपुट कर दिया जाए, प्रोग्राम में से एग्जिट कर जाया जाए,
एक खास वैल्यू रिटर्न कर दी जाए, लेकिन हर एक तरीके में कोई ना कोई कबाहत है। मसलन अगर आप यहां से एक खास वैल्यू रिटर्न करते हैं तो फिर ये वाला फंक्शन एक्सप्रेशन में यूज होने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो खास वैल्यू रिटर्न होगी तो उसका मतलब तो कुछ और होगा, अदरवाइज कोई और वैल्यू अगर रिटर्न होगी तो उसका मतलब कुछ और होगा। तो इसका मतलब है कि कॉलर को इफ एल्स लगाना पड़ेगा। वो इस फंक्शन को कॉल करेगा, अगर वो एक टिपिकल वैल्यू जो इससे रिटर्न हुई है वो उसके बराबर होगी तो वो एक सेपरेट हैंडलिंग करेगा, लेकिन अदरवाइज वो एक नॉर्मल हैंडलिंग करेगा। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन को डायरेक्टली आप, अगर यहां से आप एक खास वैल्यू रिटर्न करते हैं तो डायरेक्टली आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे इन एक्सप्रेशंस। अगर यहां से आप आउटपुट कर देते हैं तो हो सकता है आपकी जो वैसे नॉर्मल आउटपुट आ रही थी उसमें ये चीज मिसफिट हो जाए। इस फंक्शन को, आउटपुट को खराब नहीं करना चाहिए, इस फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, या कॉलर को कह देना चाहिए भाई साहब मेरे को नहीं होता चाहिए, ठीक है, दैट्स इट। तो अगर ये वाला प्रोग्राम, ये वाला फंक्शन प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है तो यार इसका क्या कसूर है कि ये टर्मिनेट कर रहा है? कसूर तो उसका है ना जिसने डिनोमिनेटर में वैल्यू 0 भेजी है। उसको पता है कि डिनोमिनेटर 0 हो तो डिवीजन नहीं हो सकती। इसको प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं करना चाहिए, उसको टर्मिनेट करना चाहिए जो प्रॉब्लम क्रिएटर है। इसको सिंपली उसको बता देना चाहिए कि तुमने मुझे वैल्यू सही नहीं भेजी है। सो द बेस्ट सॉल्यूशन हियर इज नथिंग बट टू थ्रो अ वैल्यू। कोई भी वैल्यू आप थ्रो कर दें, बस। मैं ये मैंने आज आपको सिखाया है इधर कि अगर फंक्शन अपना काम कंप्लीट कर सके, गुड एनफ, नहीं कर सकता कोई वैल्यू थ्रो कर दे। कैच, ट्राई अगर आप अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। व्हाट विल हैपन, अगर डिवाइड फंक्शन को कॉल किया जाएगा विद एप्रोप्रिएट डिनोमिनेटर, आपका पूरा प्रोग्राम सही चलेगा, कोई मसला नहीं होगा। अगर प्रोग्राम को कॉल किया जाएगा विद सेकंड आर्गुमेंट 0 तो आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। उसने वैसे भी क्रैश करना है क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज infinity which is not a value. If it is not a value तो प्रोग्राम उसको हैंडल नहीं कर सकता, प्रोग्राम itself क्रैश हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज यहां पे मैं ऐड करता जाऊं कि मॉडर्न कंपाइलर्स जो हैं वो फ्लोट के केस में क्या करते हैं, एक स्पेशल वैल्यू रिटर्न करते हैं और वो स्पेशल वैल्यू होती है INF, ठीक है, फ्लोट के केस में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नोट करना कि इफ डिनोमिनेटर इज 0 तो यहां से जो वैल्यू रिटर्न होगी टू कॉलर वो होगी INF या -INF, ठीक है, अ सिंबल फॉर पॉजिटिव इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी, ठीक है। लेकिन इंटीजर्स के केस में आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। आप एक एक्सपेरिमेंट करें, इस फंक्शन को कॉपी पेस्ट करें विदाउट दिस इफ कंडीशन, जस्ट रिटर्न num/den। मेन में से इस फंक्शन को कॉल करें, num और den को नॉन जीरो वैल्यूज देके, फिर एक दफा num को 0 वैल्यू दे दें, एक दफा den को 0 वैल्यू दे दें और एक दफा दोनों को 0 वैल्यूज देके 4 दफा कॉल करें और आउटपुट करें। यू विल फील कि इन केस ऑफ इंटीजर्स whenever it is divided by 0 program crashed, but in case of floats कुछ ना कुछ आंसर्स आपको मिलेंगे। तो जो लेटेस्ट कंपाइलर्स हैं उसमें जो फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक है उसमें ऐसी वैल्यूज को हैंडल किया गया है एज सम सिंबल्स जो कंप्यूटेशनली पॉसिबल नहीं है। मसलन 0/0, ठीक है, उसको जब भी आप, एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि न्यूमिनेटर भी 0 है, डिनोमिनेटर भी 0 है और डेटा टाइप आपकी फ्लोट या डबल है, तो यहां से एक जो वैल्यू रिटर्न होगी वो NaN होगी। NaN स्टैंड्स फॉर
नॉट अ नंबर। अगर सिंपली डिनोमिनेटर 0 है तो जो वैल्यू रिटर्न होगी वो पॉजिटिव या नेगेटिव INF होगी। INF स्टैंड्स फॉर इंफिनिटी। तो फ्लोट्स के केस में, डबल्स के केस में देयर आर स्पेशल वैल्यूज, ठीक है। ये C++ में और मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बिल्ट हुई हैं, उनको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने फंक्शंस जो हैं वो इस तरह से बना सकते हैं कि अपने ऑपरेशंस हम इस तरह से बना सकते हैं कि अगर कोई इनअप्रोप्रिएटनेस है तो उस सूरत में फर्दर कॉम्प्यूटेशंस ना हो सके। तो ये थ्रो का एक इंट्रोडक्शन था। थ्रो को आपने जरूर अंडरस्टैंड करना है। ट्राई और कैच अगर आपसे हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, वरना मैंने से कहा है कि आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में और इवन जो जावा, .NET और डेटा स्ट्रक्चर्स के कोर्सेज हैं उसमें ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता कवर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज का मेरा एक टॉपिक था। दूसरी ये सिचुएशन है, इसको ज़रा देखें, इससे आपको क्या समझ आती है। पहली सिचुएशन मैंने उस वक्त दिखाई थी, दूसरी सिचुएशन ये है। आपने एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो डिस्प्ले करे लार्जेस्ट ऑफ 2 इंट्स एज इट्स पैरामीटर, या आपने एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो डिस्प्ले करे लार्जेस्ट ऑफ 2 फ्लोट्स एज इट्स पैरामीटर, या लार्जेस्ट ऑफ 2 कैरेक्टर्स, या लार्जेस्ट ऑफ 2 स्ट्रिंग्स, डिपेंडिंग अपॉन सम रूल्स। कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग्स में भी हम लार्जेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारे फंक्शंस जो हैं ये वाले, इनमें फर्क क्या है? बाकी तो ये इनका काम एक ही है, तो इन सारों का लॉजिक भी सेम ही होगा। या एक और सिचुएशन अगर आप लें ये वाली, या इस तरह की कई सिचुएशंस आपके पास आ सकती हैं कि आपने एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो सम ऑफ एरे ऑफ इंट्स रिटर्न करे, या आपने एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो सम ऑफ एरे ऑफ फ्लोट्स रिटर्न करे, या कोई और डेटा टाइप। तो बेसिकली ऐसी सिचुएशंस में हमें, जब हमने एक फंक्शन बना लिया है इंटीजर्स के लिए और फ्लोट्स के लिए हमें फंक्शन बनाना है, तो इंटीजर और फ्लोट के फंक्शन में क्या फर्क है? डेटा टाइप का ही ना, रेस्ट ऑफ द लॉजिक इज सेम। चार्स के लिए फंक्शन बनाना है, लॉजिक में सिर्फ डेटा टाइप का ही फर्क है ना, बाकी इंस्ट्रक्शंस तो वही हैं। या स्ट्रिंग्स के लिए या किसी भी डेटा टाइप के लिए इंस्ट्रक्शंस का फर्क नहीं है, सिर्फ टाइप्स का फर्क है। तो हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? अगेन मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं। आप क्या करोगे? आपके पास एक फंक्शन है, वो मैं यहां बना देता हूं कि फंक्शन का नाम है लार्ज। उसको आप एक इंटीजर a देते हो, एक इंटीजर b देते हो, और ये उनमें से लार्जेस्ट रिटर्न कर देता है। ये फंक्शन आपने बना लिया है। अब आपने नया फंक्शन बनाना है और उसने लार्जेस्ट ऑफ 2 फ्लोट्स वाला कोड लिखना है। तो आप क्या, किस तरह से हैंडल करोगे? बिल्कुल नए सिरे से नया फंक्शन बनाओगे या कुछ चेंज करोगे? जी स्टूडेंट्स, आपसे पूछ रहा हूं। मौजूद हो? जी सर। टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, कोई जवाब दे। मैं थोड़ी सी आवाज कट गई थी आपकी। सर टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई और जवाब हो? ऐसी सूरत में क्या करेंगे? सर सीपीपी में अगर डाटा टाइप चेक हो जाती है किसी फंक्शन से तो कंडीशन लगा देंगे। ओके, कोई और आंसर करना चाहे? रिलेटिवली कैजुअल आंसर करें, आप थोड़ा ज्यादा टेक्निकल आंसर कर रहे हैं। अगर किसी को कोई सिचुएशन है, आपने कॉपी पेस्ट करके उसको अल्लाह तेरी खैर, मैं ऐसे सुनना चाह रहा था। ठीक है, सो आप ये समझिए कि ये फंक्शन आपने बनाया हुआ है, उस फंक्शन में एक डेटा टाइप है, वो डेटा टाइप के साथ एसोसिएटेड एक लॉजिक आपने लिखी है। वो लॉजिक 4 लाइनों की भी हो सकती है, वो हजारों लाइनों की भी हो सकती है।
और आपको एक नया फंक्शन बनाना पड़ गया है जो एग्जैक्टली वैसा ही है। फर्क ये है कि पहला फंक्शन एक डेटा टाइप पे काम कर रहा है, नया फंक्शन डिफरेंट डेटा टाइप के ऊपर उसने एग्जैक्टली वही काम करना है। तो एक सोल्यूशन उसका ये है कि आप फंक्शन को कॉपी पेस्ट करें और कॉपी पेस्ट करके उसकी डेटा टाइप्स बदल दें। कुछ और बदलने की जरूरत है या नहीं है, ये सारे स्टूडेंट्स इस पे कन्विंस्ड है ना कि कॉपी पेस्ट करके जहां जहां पर भी इंट लिखा हुआ था एज अ एप्रोप्रिएट डेटा टाइप वहां वहां पर हमें फ्लोट कर देना चाहिए, ठीक है। और बाकी जहां जहां पर भी एप्रोप्रिएटली इंट को हम फ्लोट कर सकते हैं वहां वहां पर इस फंक्शन में हमें इंट को फ्लोट कर देना चाहिए। बाकी लॉजिक चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो हमें बेसिकली कॉपी पेस्ट करके एडिट कर लेना चाहिए नए फंक्शन को। ये सिचुएशन काम करेगी ना? इसमें तो कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो ये समझता है कि ये काम ही नहीं करेगी, कॉपी पेस्ट और उसके बाद एप्रोप्रिएटली डेटा टाइप्स को एडिट कर लिया जाए। सो दिस इज वन सोल्यूशन। इन चारों फंक्शंस के लिए हम 4 फंक्शंस बनाएं, पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, रेस्ट ऑफ द कोड इज सेम। इन दोनों के लिए हम 2 डिफरेंट फंक्शंस बनाएं, फाइन। इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसमें कॉपी पेस्ट और एडिट हम चला सकते हैं। लेकिन C++ हमें एक डिफरेंट तरीका प्रोवाइड करती है जो अभी आपके एक क्लास फेलो ने बोला था, और वो ये है कि हम टेम्पलेट्स बना लें। इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ कॉन्क्रीट फंक्शन हम एक टेम्पलेट बना लें। देखिए टेम्पलेट के अंदर बेसिकली आप इस वक्त इस टेम्पलेट को देख रहे हैं। इस टेम्पलेट में आप ये समझें कि ये एक फंक्शन है और ये वाकई ही एक फंक्शन है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें ये जो T लिखा हुआ है जिसको मैं इस वक्त हाईलाइट कर रहा हूं, ये T लिखा हुआ है, ये T लिखा हुआ है, ये T लिखा हुआ है, ये भी T लिखा हुआ है। इसके अलावा कहीं पर कैपिटल T नहीं लिखा हुआ। ना एज्यूम करें कि ये T जो है ये T नहीं है, T असल में यहां पर इंट लिखा हुआ है। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है? ये बेसिकली एक इंटीजर्स की एरे एक्सेप्ट कर रहा है, एक इंटीजर n एक्सेप्ट कर रहा है, एक इंटीजर वेरिएबल s बना रहा है और उसको 0 असाइन कर रहा है आफ्टर टाइप कास्टिंग इट इन इंटीजर। उसके बाद लूप लगा के पूरी एरे को वेरिएबल s में इक्यूमुलेट करके s रिटर्न कर रहा है एंड s इज ऑफ टाइप इंटीजर। अगर हम t को int सपोज करें, या अगर हम t को इवन int की बजाय फर्ज कर लें कि हम कहते हैं कि ये int नहीं है, ये डबल है, तो आप यहां पे भी डबल लिख रहे हैं, यहां भी डबल लिख रहे हैं, यहां भी डबल लिख रहे हैं और यहां भी डबल लिख रहे हैं। तो इससे क्या होगा? ये 0 डबल में टाइप कास्ट होके वेरिएबल s के अंदर 0 आ जाएगा और s की अपनी डेटा टाइप भी डबल है। A is an array of doubles. Return type of the function is double. आप ये इंट ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है। आपने लूप लगाया और s में a of j, वेयर a की टाइप क्या है? डबल, और s की टाइप क्या है? अगेन डबल। तो आपने डबल्स को सम करके एक वेरिएबल में इक्यूमुलेट किया और एट द एंड आपने s रिटर्न किया और s एक डबल है। तो t जो है वो यहां पर एक फिलर है, एक डेटा टाइप की जगह पर यूज हुआ हुआ वेरिएबल है। इस t को आप जिस डेटा टाइप से रिप्लेस करेंगे ये फंक्शन उस डेटा टाइप के लिए एप्रोप्रिएट हो जाएगा, प्रोवाइडेड के उसमें ये ऑपरेशन हो सके, ठीक है। क्योंकि जब आप a ऑफ j और s को ऑपरेट कर रहे हैं तो ये वाला ऑपरेशन मुमकिन होना चाहिए फॉर द टाइप t। डबल्स के लिए तो प्लस ऑपरेटर होता है, मगर हर टाइप के लिए तो प्लस ऑपरेटर शायद नहीं होता। सो अगर मेरे पास ये कोड जो है
वो इस टाइप के लिए वर्क कर सकता है, तो ये है। अभी देखें कि इस पूरे कोड में हमने एक टाइप इंडिपेंडेंट किस्म का फंक्शन बनाया है जिसमें हमने कैपिटल टी एज टाइप लिखा है। जहां इंट यूज होना था, सॉलिड इंट, वहां इंट ही है, वहां हमने टी नहीं लिखा, बिकॉज लूप ने अगर एरे के इंडेक्स के तौर पर इस्तेमाल होना है या एरे का साइज अगर आना है तो वो ऐसा इंटीजर ही आना है, वहां हमने टी नहीं लिखा है। हमने टी वहां लिखा है जहां पर एप्रोप्रिएट डेटा टाइप है। सो इस फंक्शन से पहले जिसमें हमने टाइप को एक स्पेशल नाम दे दिया है टी, उससे पहले अगर मैं जस्ट ये वाली एक लाइन लिख दूं तो ये ओवरऑल एक फंक्शन टेम्पलेट बन जाएगा, फंक्शन नहीं बनेगा। अब इस फंक्शन को हमें कहीं कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एंड सो ऑन। दिस सिंपल टेम्पलेट इज सफिशिएंट फॉर एवरी डेटा टाइप दैट सपोर्ट्स दिस एंड दिस। ठीक है, हर उस डेटा टाइप के लिए ये सिंपल फंक्शन टेम्पलेट ही काफी है। आप एक दफा कोड करें और फिर उसे जिस डेटा टाइप के लिए मर्जी इस्तेमाल कर लें, वो वाला फंक्शन विदाउट एनी कॉपी पेस्ट एडिट यूज हो जाएगा। शर्त यह है कि उस डेटा टाइप के लिए ये लॉजिक एग्जीक्यूटेबल हो, बस। ऐसा ना हो कि उस डेटा टाइप के लिए ये लॉजिक एग्जीक्यूटेबल ना हो। मसलन हमें पता है ना कि हमने एक डेटा टाइप पढ़ी हुई, अपनी खुद बनाई हुई है वेक्टर के नाम से, 3D 2D वेक्टर। अब अगर मैं एक वेक्टर की एरे इसे भेज देता हूं और इस कहता हूं कि वेक्टर्स सारों को सम कर दो, विच इज मैथमेटिकली पॉसिबल, तो क्या ये फंक्शन वेक्टर्स को सम कर पाएगा? राइट नाउ आंसर इज नो, बिकॉज वेक्टर डेटा टाइप के लिए ये वाला ऑपरेशन अवेलेबल नहीं है। तो वेक्टर डेटा टाइप के लिए ये लॉजिक जो है वो एग्जीक्यूटेबल नहीं है, इसलिए वेक्टर्स के लिए ये काम नहीं करेगा। लेकिन उन तमाम डेटा टाइप्स के लिए जिनके लिए ये लॉजिक एग्जीक्यूट हो सकती है, सिंगल फंक्शन is sufficient because it is not a simple function, it is a function template। आगे इसकी एग्जांपल देखते हैं अगर कोई है तो। बहरहाल मेन के अंदर आपने सिंपली एक एरे बनानी है, वो मैं यहां बना देता हूं। अगर आप इसका मेन लिखते हैं, सो मेन में आप एक एरे लेते हो int a और उसको कहते हो 2593 और उसके बाद आप लिखते हो सी आउट सम a which is name of the array and 4 which is size of the array। तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। और चूंकि a की डेटा टाइप int है तो ये t जहां पर भी इस कोड में इस्तेमाल हो रहा है वो एज अ इंट बिहेव करेगा ऑटोमेटिकली। दिस इज द पावर ऑफ फंक्शन टेम्पलेट्स। इसी तरह अगर फर्ज कर लें कि ये एरे आपने फ्लोट्स की बनाई होती, ठीक है, 2.1, 5.3, 3.7, 1.3, और यहां पर आप सिंपली यूं ही लिखते, आपने फंक्शन कॉल किया है, आपने उसे ये वाली एरे भेजी और एरे का साइज भेज दिया। तो एरे का साइज तो इंटीजर है, एरे ए है, कि इस एरे का अब डेटा टाइप फ्लोट है, तो ये वाला जो टी है जहां जहां भी यहां यूज हो रहा है ये टी फ्लोट कंसीडर होगा, बिकॉज दिस टी इज अ टेम्पलेट टाइप नेम, इट इज नॉट द एक्चुअल टाइप नेम। एक्चुअल टाइप नेम कॉलर डिसाइड करता है क्या होगा। तो ये जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन जहां पर हमें
डेटा टाइप जो है सिर्फ उसका फर्क हो, रेस्ट ऑफ द लॉजिक में कोई चेंज ना हो, उस सूरत में हम फंक्शन टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं। और फंक्शन टेम्पलेट्स जब हम यूज करते हैं तो उससे हमें एक फंक्शन को जिसका लॉजिक सेम है, टाइप का फर्क है, उसको कॉपी पेस्ट करके चेंज करने की जरूरत नहीं होती। और ये वाला फंक्शन हर डेटा टाइप के लिए अवेलेबल होता है, यूजर डिफाइंड हो या बिल्ट इन हो, सब के लिए। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो कॉपी पेस्ट, अगर आपने 3 कॉपीज बनाई है फॉर इंट, फ्लोट एंड डबल, तो चौथी डेटा टाइप के लिए वो फंक्शन अवेलेबल नहीं होगा, 5वीं 6ठी के लिए नहीं होगा। लेकिन अगर आपने टेम्पलेट बनाया है तो यकीन करें कि ये हर डेटा टाइप के लिए अवेलेबल होगा, चाहे वो बिल्ट इन है चाहे वो यूजर डिफाइंड है। शर्त सिर्फ ये है कि वो फंक्शन सही एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा, उसके लिए इस लॉजिक का एग्जीक्यूटेबल होना जरूरी है, एंड दैट्स इट। ठीक है, इस लॉजिक में जो भी ऑपरेशंस या फंक्शंस यूज हुए हैं वो उस डेटा टाइप के साथ अप्रोप्रिएट होने चाहिए, दैट्स इट। जी स्टूडेंट, इसके ऊपर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो। सर आपने कहा कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के लिए भी ये एप्लीकेबल है, तो सर जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो फिर हम लोग तो स्ट्रक्ट में बेसिकली सर उसको एक्सेस करने के लिए बकायदा यूज करते थे ना सारा कुछ, कि वो फिर इसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेगा ये फंक्शन? मैं यही कह रहा हूँ ना, इसका मतलब है कि उसके लिए ये फंक्शन अप्रोप्रिएट नहीं होगा। हम कोई और फंक्शन तो ऐसा बना सकते हैं ना, ये सम है ना, तो कोई और फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी कर सकते हैं। तो अभी तो हमने इंट्रोड्यूस किया है टेम्पलेट्स को, अभी आप इसको सिर्फ बिल्ट इन टाइप्स के लिए बनाएं। जो यूजर डिफाइंड टाइप्स हैं उसमें आपके क्वेश्चंस बड़े वैलिड हैं, लेकिन हम जैसे जैसे C++ अच्छे तरीके से पढ़ते जाएंगे, बहुत सारी चीजें जो हैं वो हम सीखते जाएंगे। इट विल टेक टाइम। मैंने जो बात कही है वो ये कही है कि ये हर डेटा टाइप के लिए बन सकता है, प्रोवाइडेड कि ये लॉजिक एग्जीक्यूट हो सके। अब वो लॉजिक कैसे एग्जीक्यूट होनी है यूजर डिफाइंड टाइप्स के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर तो डॉट लगा के हम उसके एक्सेस करते हैं पैरामीटर्स, तो उसका मेथड क्या है वो नेचुरली हम किसी फ्यूचर कोर्स में सीखेंगे। तब तक हम इसको सिंपली बिल्ट इन डेटा टाइप्स के लिए रखते हैं, या ऐसे फंक्शंस जो जेनेरिक बन सकते हैं सिंगल कोडिंग के साथ, उनको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। सो गुड आर्ग्यूमेंट, बट यू हैव टू वेट फॉर दैट टाइम। ये स्टूडेंट कोई और क्वेश्चन हो? सर ये फर्स्ट लाइन पे ये टेम्पलेट जो लिखा हुआ है ये हेडर है? ये रिक्वायर्ड है। अगर आपने एक टेम्पलेट बनाना है तो फिर आपको कीवर्ड लिखना है टेम्पलेट, लेस देन ग्रेटर देन साइन के अंदर आपने टाइप नेम लिखना है, और टाइप नेम के सामने आप कुछ भी लिख सकते हैं। वो एज अ डेटा टाइप यूज होगा इन रेस्ट ऑफ द फंक्शन कोड। फंक्शन की हद तक फिर वो डेटा टाइप इस्तेमाल होगी एज अ जनरल डेटा टाइप। ये एक आप कीवर्ड है, ये एक कीवर्ड है, ठीक है। आपने टेम्पलेट और एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आपने, यानी लेस देन और ग्रेटर देन साइन के अंदर आपने लिखना है टाइप नेम, और उसके बाद यहां पर आप जो चाहे लिख लें, इसमें कोई शर्त नहीं है, यहां ये आपका गिवन नेम है। अब इसके बाद आपको एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, फंक्शन बनाना है आपको। उस फंक्शन की एक रिटर्न टाइप है, उस फंक्शन के कुछ पैरामीटर्स हैं, और उस फंक्शन की नेचुरली एक बॉडी है। ये वाली जो डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप ये यहां पर और इस बॉडी में यूज हो सकती है, मगर कहीं और
आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो टेम्पलेट की स्टेटमेंट है ये टेम्पलेट फंक्शन के ऊपर लिखी जाती है और उसमें ये टाइप नेम हम स्पेसिफाई कर देते हैं। वो टाइप नेम जो है वो फंक्शन में इस्तेमाल होता है। अगर हम डेक्लेरेशन दे रहे हैं तो नेचुरली इस फंक्शन के बाद सेमीकोलन लग जाएगा और वो नहीं आएगा, लेकिन उस सूरत में भी ऊपर टेम्पलेट टाइप नेम जरूर आएगा। वहां पर अगर आपने XYZ लिखा और डिफाइन करते हुए आपने XYZ की बजाय कोई और लिख दिया है तो यू कैन यूज इट। जी स्टूडेंट, आप क्वेश्चन करना चाह रहे थे? जी, टेम्पलेट एक से ज्यादा डाटा टाइप के लिए एक ही प्रोग्राम में यूज हो सकता है? नहीं, एक टिपिकल जो फंक्शन है उसको टेम्पलेट बनाया जा सकता है ओवरऑल, और आप जो है वो कई फंक्शंस को टेम्पलेट बना सकते हैं, लेकिन ये जो टेम्पलेट है ये एक फंक्शन बनेगा। ठीक है, ऐसा मुमकिन है कि एक टेम्पलेट में मल्टीपल जेनेरिक टाइप्स यूज हो जाएं। ठीक है, टेम्पलेट टाइप नेम X, टाइप नेम Y, और टाइप नेम Z। ठीक है, तो अब अगर आप ये देखें कि इस टिपिकल टेम्पलेट डेफिनेशन में 3 मैंने डिफरेंट टाइप नेम्स यूज किए हैं, तो अब इसके नीचे जो आप फंक्शन बना रहे हो, ठीक है, उस फंक्शन में पैरामीटर्स होंगे, रिटर्न टाइप होगी और डेफिनेटली उसकी बॉडी के अंदर लॉजिक होगा। ये तीनों जो डेटा टाइप्स हैं इनमें से कोई एक यहां पर आ सकती है, क्योंकि रिटर्न टाइप तो कोई एक ही हो सकती है ना, एनी ऑफ देम कैन बी हियर। इनमें से सम ऑफ देम कैन बी अपीयर हियर एज वेल एज हियर। ठीक है, पैरामीटर्स कई हो सकते हैं, एक्स टाइप के भी, वाई टाइप के भी, जेड टाइप के भी। अब जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, ये वाला जो फंक्शन है, तो इस फंक्शन को जब आप पैरामीटर्स दे रहे होगे, वो पैरामीटर्स तो यहाँ स्पेसिफाई हुए हैं, तो जिस टाइप का पैरामीटर यहाँ पर आएगा या जो टाइप यूज हो रही होगी उसके अकॉर्डिंगली एक्स इंटीजर वाई डबल जेड 4 बन जाएगा, या एक्स 4 वाई डबल जेड इस तरह बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा इस तरह के हम मोर देन वन डेटा टाइप्स भी यूज कर सकते हैं एज अ जेनेरिक डेटा टाइप्स। लेकिन राइट नाउ आई सजेस्ट यू पीपल टू मेक सम सिंपल टेम्पलेट फंक्शंस जिसमें किसी एक टाइप को आपने जनरलाइज करना है। रेस्ट ऑफ द जो टेम्पलेट थ्योरी है उसको भी अभी आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। सो टेम्पलेट्स यूज करें हर उस जगह के ऊपर जहां पर आप समझते हैं कि लॉजिक में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक डेटा टाइप का फर्क है। स्टूडेंट, कोई और क्वेश्चन हो आपका? हिम्मत है और पढ़ने की या नहीं? जी स्टूडेंट्स बताएं। नेक्स्ट क्लास। अच्छा, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, चलें ठीक है फिर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर जी बोलें। सर, जो लैब 10 का टास्क 5 था सर, उसमें हमने बस सी आउट में चेंजेस करनी थी। आई मीन जस्ट सारा कुछ जैसे टास्क 3 का करके हमने बस सी आउट स्टेटमेंट में चेंज करनी थी, क्योंकि सर मैंने कुछ देखा था तो वो उसमें मैंने कुछ बच्चों को जब अपना करने के बाद कोड देखा तो उन्होंने काफी कॉम्प्लेक्स सा किया था, तो मुझे डाउट था कि वो उस तरह से होना है या फिर वैसे सिंपल सी आउट में चेंजेस करनी थी। तो आप जरा उसका बता देंगे उसमें एक्चुअली करना क्या था? लैब 10 में जो टास्क 3 है सर, टास्क 5 नहीं, हाँ टास्क 5 में तो बेसिकली आपने पूरी फाइल को रीड करके आउटपुट करनी है ना।
आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर गया हूं। आपने टास्क 1 और 2 के अंदर 2 फाइलें बनाई है ना, यूजर से वैल्यूज लेके। fellow1 और fellow2.txt 2 डिफरेंट फाइल्स हैं जो आपने यूजर से वैल्यूज लेके बनाई हैं, और वो फाइल आपके कंप्यूटर पे सेव है। टास्क 5 में बेसिकली आपने उन दोनों फाइल्स का डेटा रीड करना है और डिस्प्ले करना है, पूरी फाइल्स का डेटा। उसमें 2 रिकॉर्ड्स हैं, 15 रिकॉर्ड्स हैं, या जितने भी हैं। तो बेसिकली आपने लूप लगा के रीड करके उसे डिस्प्ले करना है। टास्क 5 में एज सच सीक इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जो है वो यूज कर लेता है सीक तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एज सच इट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आउटपुट के ऊपर मैंने कहा हुआ है कि आपने ये आउटपुट शो करनी है, और इसके अलावा उस पर कुछ नहीं है। ओके सर। ठीक है, तो पूरी फाइल रीड करके जस्ट आपने उसे आउटपुट करना है, नथिंग एल्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।